तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे एंड के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने अपलोड किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो गाइस उसी सीरीज में हम अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। एक कंपोनेंट है जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। तो गाइस उसमें जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो ये है कि पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में चाहे प्रेजेंट में जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनका जाना माना नाम है, तो उनके बारे में अलग अलग क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो गाइज इसी के ऊपर यानी पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर, इसी के ऊपर ये वीडियो आधारित होगी। तो गाइज आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, इसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। तो गाइज देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो गाइज इस प्रकार से 6 कंपोनेंट्स होंगे। देयर आर 6 कंपोनेंट्स इन द सिलेबस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। तो इसमें 6 में से सबसे पहला वाला जो है टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, जिसमें 30 मार्क्स का ये एक कंपोनेंट है। और इसमें बहुत चुनिंदा से टॉपिक्स हैं जैसे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, जिसके हम सारे इस वीडियो में देखने को जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइज ये अगले टॉपिक्स जो हैं, इनमें से मैं ये जो 5th वाला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इसको 2 वीडियोस के रूप में ले आया हूं। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए आप इन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो गाइज इस वीडियो में देखते हैं हम पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, चाहे वो रिलीजन से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, या उन्होंने कोई साइंटिफिक इन्वेंशन या डिस्कवरी की हुई है, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। तो गाइज इस प्रकार से ये वीडियो जो है यानी जे एंड के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होगी हमारी ये वीडियो। तो गाइज देखते हैं आज का पहला स्लाइड। तो गाइस प्रोफेसर सतीश धवन जाना माना नाम है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग इन्हें जानते हैं। तो ये साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर सतीश धवन। इनका जन्म जम्मू और कश्मीर में हुआ था। तो क्या है, सतीश धवन born on 25th of September 1920 to 3rd of January 2002 was an Indian mathematician and aerospace engineer। तो गाइस प्रोफेसर सतीश धवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रकार से अपना गुरु समझते थे, क्योंकि जब वो एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक बार सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च करने का मिशन डायरेक्टर जो है उनको बना दिया जाता है। तो सडनली क्या होता है कि सारी तैयारी जब होती है तो वो उनका मिशन जो होता है वो फेल हो जाता है। बाहर मीडिया होती है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम घबराए हुए होते हैं कि इतना बड़ा पैसा भारत का हमने खर्च कर दिया और हमारा मिशन, हमारा सैटेलाइट जो है ये काम नहीं इसने किया, तो मीडिया को किस प्रकार से हम अपना मुंह दिखाएंगे। तभी प्रोफेसर सतीश धवन जी बाहर जाते हैं मीडिया के सामने और सिर्फ ये कुछ चुनिंदा वर्ड्स कहते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा पहला मिशन था और पहले मिशन में हम कामयाब नहीं हुए हैं। हमें होप है, हमें उम्मीद है कि हम दूसरा जो हमारा मिशन होगा, हम फिर से तैयारी करके एक बार फिर से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो वो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। तो गाइस इस प्रकार से फेलियर प्रोफेसर सतीश धवन जी ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में भी ये चीज लिखी है। तो कहते हैं कि जब सेकंड मिशन, जब दोबारा से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो तब जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रोफेसर सतीश धवन जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि अब हम जीत चुके हैं, यानी हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब आप जाइए मीडिया को हैंडल करिए। तो गाइस इस प्रकार के ये व्यक्ति थे। इनका जन्म हुआ था श्रीनगर में, यानी ये कश्मीरी पंडित थे। धवन वाज एजुकेटेड इन इंडिया एंड फर्दर ऑन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है, ये श्रीनगर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी श्रीनगर में हुई। उसके बाद ये बेंगलोर या दिल्ली इस प्रकार से यानी आउट ऑफ जे एंड के निकल गए। उसके बाद यूएस में इनकी स्टडी हुई। Dhawan was one of the most eminent researchers in the field of turbulence and boundary layers, leading the successful and indigenous development of the Indian space program. He succeeded M.G.K. Menon as the third chairman of the Indian Space Research Organization in 1972.
गाइज ये भी पूछा जा सकता है कि ये 4th नंबर के इसरो के चेयरमैन बने, इनका जो प्रीडिसेसर थे वो कौन थे? एम जी के मेनन, प्रोफेसर एम जी के मेनन, काफी जाने माने ये भी एरोस्पेस के साइंटिस्ट हैं। तो गाइज इस प्रकार से सतीश धवन जो हैं ये भी जम्मू कश्मीर ने इस प्रकार के रत्न को अपनी धरती में, पावन धरती में पैदा किया। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें है पद्मा सचदेव। तो गाइज इस प्रकार से खूबसूरत सी पिक्चर है इनकी। पद्मा सचदेव, शी इज एन एमिनेंट इंडियन पोइट एंड नोवेलिस्ट, फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट कौन है डोगरी लैंग्वेज की, तो वो आपको पद्मा सचदेव मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जो है अभी सरस्वती सम्मान मिला है इनको, किसके लिए? जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है चित चेते। तो गाइस ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है? बायोग्राफी होती है जीवनी जो कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, जो अपने जीवनी को इंसान खुद लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इन्होंने चित चेते नाम की एक किताब लिखी जिसमें अपनी पूरी जीवनी है, उसके कारण इनको सरस्वती सम्मान मिला है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है 2001 में, और 1971 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, मेरी कविता मेरे गीत। तो गाइस इस प्रकार से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पद्मा सचदेव इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? आपसे वो नॉवेलिस्ट दे देंगे, आपसे वो म्यूजिशियन दे देंगे, क्रिकेटर देंगे, तो अलग अलग फील्ड में से। तो ये क्या है? ये शी इज एन इंडियन पोइट एंड नॉवेलिस्ट। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो ये है हब्बा खातून। तो गाइस जे&के की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो वो कौन है? वो है हब्बा खातून। Habba Khatun was a 16th century Kashmiri mystic, poet and ascetic who is also known as Nightingale of Kashmir। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही डायरेक्टली पूछा जा सकता है और काफी सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ये हब्बा खातून को कहा जाता है। शी वॉज ऑल्सो नोन अंडर द नेम जून। इनको जून भी कहा जाता था, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मून चंद्रमा। बिकॉज ऑफ हर इमेंस ब्यूटी अंटिल हर मैरिज विद यूसुफ शाह चक, हु लेटर बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर, आफ्टर विच शी वॉज कॉल्ड हब्बा खातून। तो गाइज इनका मैरिज किसके साथ होता है? यूसुफ शाह चक के साथ, और इनके साथ शादी होने के बाद ही इनका नाम हब्बा खातून जाना जाता है, और इसी नाम से ये आज की डेट तक वो ये प्रसिद्ध हैं। हर songs are popular in Kashmir and she is almost a legendary figure in Kashmiri literary history. हब्बा खातून इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट टू कश्मीरी पोएट्री। तो गाइस कश्मीरी पोएट्री या लिटरेचर को और मजबूत बनाने में, रिच बनाने में हब्बा खातून से बढ़कर योगदान किसी का नहीं है। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी कश्मीरी हिस्ट्री में। एक तो ये ब्यूटी की मिसाल थी, और इन्हीं को जो है ब्यूटी के कारण, इनका अच्छा नेचर होने के कारण, इनमें लिटरेरी कैपेबिलिटीज होने के कारण इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर का टाइटल भी दिया गया है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो यह है भजन सोपोरी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप अलग अलग प्रकार के मीडियाज पर भी देखते होंगे। भजन सोपोरी इज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ही इज अ प्लेयर ऑफ द संतूर एंड एंशियंट स्ट्रिंज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस ये संतूर के प्लेयर हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में, और भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में इनके अलग अलग प्रोग्राम्स आपको मीडिया पर, आपको टीवी चैनल्स पर देखने को मिलेंगे। ये कहाँ के हैं? सोपोरी हेल्स फ्रॉम सोपर इन कश्मीर वैली एंड ट्रेसेस इज लाइनेज टू एंशिएंट संतूर एक्सपर्ट्स। तो भाई सिर्फ यही संतूर के प्लेयर नहीं है, इनके जितने भी लाइनेज इनके एंसेस्टर्स हुए हैं काफी सारे वो संतूर के एक्सपर्ट्स हैं। इवन कि इनका जो बेटा है वो भी संतूर का एक्सपर्ट है। सूफियाना घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? ये जो संतूर बजाते हैं उसकी लय सूफियाना घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो गाइस अलग अलग से जो क्लासिकल म्यूजिक्स के घरानाज हैं उनमें से एक सूफियाना है, और उसी से एसोसिएटेड हैं भजन सोपोरी। तो गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा सकता है कि भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आपके पास अलग अलग होंगे, तो ये संतूर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो गाइस परवेज गुलाम रसूल जरगार। He is an Indian cricketer born on February 13, 1989 who plays all-rounder for Jammu and Kashmir। तो गाइस पहले तो ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में खेलते थे, लेकिन उसके बाद आईपीएल में इनकी एंट्री होती है। रणजी में एंट्री होने के बाद ये भारत की जो इंटरनेशनल टीम है उसमें भी काफी सारे मैचेस खेले हैं।
तो इस प्रकार के एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर परवेज रसूल भी जम्मू कश्मीर से ही निकले हैं। ही इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन एंड ऑफ ब्रेक बॉलर। तो गाइस ये कुछ मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। रसूल वाज द फर्स्ट क्रिकेटर फॉर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव प्लेड इन आईपीएल। तो आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले परवेज रसूल भारत के प्रथम ऐसे क्रिकेटर थे जो जम्मू और कश्मीर से थे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो यह है कुंदन लाल सहगल। गाइस काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका, सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं, भारत में नहीं, भारत के बॉलीवुड में और वर्ल्ड में जितने भी आप कह सकते हैं कि सिनेमाज हैं उनमें ये जाना माना नाम है। कौन है? कुंदन लाल सहगल। तो इस प्रकार से मदमस्त सी आंखें हैं इनकी। कुंदन लाल सहगल, द वॉइस ऑफ लेजेंडरी सिंगर, was born on 11th of April 1904 to अमरचंद एंड केसरबाई इन जम्मू। तो गाइस ये जम्मू कश्मीर में जो जम्मू रीजन है वहां से थे। तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है इसको याद रखने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इनके पिताजी का नाम अमरचंद और माताजी का नाम केसरबाई था। His performance in देवदास was highly appreciated in which he played the character of a drunken man। तो गाइस एक शराबी का रोल प्ले करते हैं देवदास मूवी में और उसी मूवी से ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। He was indeed a blessing to the UT of J&K and especially Indian film fraternity। कि ये जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है या फिर जम्मू और कश्मीर में अगर देखें तो ईश्वर ने एक प्रकार से रतन के रूप में इनको पैदा किया है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। तो इनका क्या नाम है? कुंदन लाल सहगल। ये इंडियन बॉलीवुड से सिनेमा से एसोसिएटेड हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मेहर चंद महाजन। गाइस कौन नहीं जानता इनको, मेहर चंद महाजन को। मेहर चंद महाजन वाज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के जो हैं तीसरे उच्च न्यायाधीश थे। ही वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो जब महाराजा हरि सिंह थे तो उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू और कश्मीर भी थे। ही प्लेड अ की रोल इन द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। तो गाइस जब भारत की इंडिपेंडेंस हो जाती है तो काफी सारे रजवाड़े जो हैं इंडिया को ज्वाइन नहीं करते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया। तो अलग अलग जो हैं वो टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं कि इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए। तो जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए मेहर चंद महाजन जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। He was the Indian National Congress nominee on the Red Cliff Commission that defined the boundaries of India and Pakistan। तो गाइस जैसे आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ कमीशन है, रेड क्लिफ बाउंड्री है, क्योंकि ये एक बाउंड्री एक रेड क्लिफ कमीशन ने तय की थी जिसका चेयरमैन जो था रेड क्लिफ था। तो इसी रेड क्लिफ कमीशन में ये मेहर चंद महाजन जी कांग्रेस की तरफ से नॉमिनी थे। He was the one who turned down the offer of district Lahore and instead annexed district गुरदासपुर टू इंडिया। तो गाइस जैसे ही पार्टीशन होती है तो उसके बाद क्या होता है कि भारत को लाहौर दिया जाता है और गुरदासपुर पाकिस्तान के पास होता है। तो इन्होंने लाहौर को छोड़ा और गुरदासपुर को, जो आज की डेट में पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको इंडिया में लिया, उसको भारत के अंडर किया। Before becoming Chief Justice, he served as one of the first judges of the Supreme Court of Free India। तो गाइस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने से पहले ये एक सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहर चंद महाजन जो थे भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? तो ये चीफ जस्टिस थे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बख्शी गुलाम मोहम्मद, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1972 में हुई। गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि पूरे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। He was an Indian politician belonging to the Jammu and Kashmir National Conference। तो गाइस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से एसोसिएटेड थे, यानी इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो आज की डेट में जिसके चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी हैं, who served as the Prime Minister of Jammu and Kashmir from 1953 to 1964। He served as the Deputy Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir between 1947 to 1953, but disagreed with Abdullah's advocacy of independence for the state in 1953।
तो गाइस क्या है कि जब भारत का साथ जो है जम्मू और कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है, तो तब ये बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे, ये जम्मू और कश्मीर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इनके रिलेशन 1953 तक शेख अब्दुल्ला जी के साथ अच्छे रहे, लेकिन जब शेख अब्दुल्ला जी कहते हैं कि हमें भारत के साथ नहीं रहना है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला जी को काफी देर तक जेल के अंदर भी रहना पड़ा। तो इस प्रकार से इनका मनमुटाव होता है और ये 1953 में ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की उपाधि है इसको छोड़ते हैं। He staged a coup with the help of the head of state Karan Singh, resulting in the dismissal and imprisonment of Sheikh Abdullah। तो शेख अब्दुल्ला को हटाने में बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने करण सिंह जी के साथ मिलके इनको हटाया और जेल के अंदर बंद करवाया। बख्शी वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। Whose rules are the formulation of the Constitution of Jammu and Kashmir and a normalization of relations between Jammu and Kashmir and India। तो गाइज ये जम्मू और कश्मीर के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के गाइज ये जो कंसेप्ट है ये आई थिंक 1964-65 तक रहता है। तो उसके बाद सदर रियासत को चीफ मिनिस्टर के साथ चेंज किया जाता है। तो गाइस इनका इन्हीं के ड्यूरेशन के दौरान यानी इन्हीं के रेन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फार्मूलेशन होता है और जो प्रिंसली स्टेट जम्मू और कश्मीर और भारत के रिश्ते हैं वो धीरे 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 करते करते वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1972 में हुई। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। इनका जन्म गाइस 21 अक्टूबर 1937 में हुआ। गाइस डेट ऑफ बर्थ किसी भी लीडर की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज अ कश्मीरी पॉलिटिशियन एंड चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन भी, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर का जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, लगभग लेवल 4 का एग्जाम है। तो इसमें सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन है चेयरमैन का जेकेएनसी का, तो ये आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। He has served as the Chief Minister of Jammu and Kashmir on several occasions since 1982 and as the Union Minister for New and Renewable Energy between 2009 and 2014। तो गाइस जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है सेंटर में तो उसमें ये यूनियन मिनिस्टर भी रहते हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। इससे पहले 1982 के बाद ये कई बार जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ही इज द फादर ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला। तो गाइज इनके बाद जो है वो आपको चीफ मिनिस्टर इनके बेटा उमर अब्दुल्ला जी भी देखने को मिलते हैं। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ये है महबूबा मुफ्ती, जिनका जन्म 22 मई 1959 में हुआ। शी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो गाइज ये पॉलिटिशियन है कौन सी पार्टी के, ये रिसेंटली चेयरमैन भी है पीडीपी के। Who served as the Chief Minister of Jammu and Kashmir from 4th of April 2016 to 19th of June 2018। तो गाइस इस प्रकार की डेट्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुफ्ती वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। महबूबा मुफ्ती कोई भी फीमेल जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री पहली महिला बनी और ये लास्ट मुख्यमंत्री भी थी, चाहे मेल चाहे फीमेल। शी वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ erstwhile state of Jammu and Kashmir and she was the first woman chief minister of Jammu and Kashmir to hold the office of chief minister in the state। She is the president of the PDP and was a member of the Indian Parliament representing Anantnag in the 16th Lok Sabha seat 16th Lok Sabha before she was sworn in as the chief minister of Jammu and Kashmir। तो गाइस जब ये 2016 में चीफ मिनिस्टर बनती हैं तब 16th लोकसभा चल रही होती है और उसमें ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती हैं अनंतनाग की सीट से। She had previously represented Anantnag in the 14th Lok Sabha seat but did not contest the 2009 election for the 15th Lok Sabha। तो गाइस ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि ये जम्मू कश्मीर में से अनंतनाग सीट को 16th लोकसभा में इन्होंने रिप्रेजेंट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड शी वाज द लास्ट वेदर मेल और फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ
erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसीलिए मैंने ये फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन इसी को इंक्लूड करने के लिए इनका नाम जो है इनको भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया। तो गाइस इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है महाराजा गुलाब सिंह जी। तो गाइस आपको ये पता होगा कि कश्मीर जो अंग्रेजों से खरीदा गया था वो इसी महान पर्सनैलिटी ने खरीदा था, महाराजा गुलाब सिंह जी ने। He was the founder of the Royal Dogra dynasty and first Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir during the British Raj। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, हु इज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये थे महाराजा गुलाब सिंह। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट कौन थे, तो ये भी महाराजा गुलाब सिंह जी थे। गुलाब सिंह वाज बोर्न इन अ हिंदू जमवाल डोगरा राजपूत फैमिली। तो इनके पर्टिकुलर कास्ट या कौन से लाइनेज से थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है। ये जो राजपूत होते हैं, राजपूत में काफी सारे अलग अलग आपकी सब कास्ट देखने को मिलेंगी, तो उनमें एक जमवाल डोगरा है, तो उन्हीं इसी प्रकार की जमवाल डोगरा लाइनेज से ये बिलोंग करते थे। Gulab Singh managed to preserve and expand his kingdom, which was maintained by his successors until the Pakistani invasion of 1947-48। तो गाइस लगभग 1846 से लेके लगभग 100 साल तक जो है ये डोगरा रूल जम्मू और कश्मीर के ऊपर रहता है। तो 1846 में ये कश्मीर जो है ब्रिटिशर्स से खरीदते हैं। 75 लाख रुपीज नहीं होते हैं, उनको कहते हैं नानकशाही रुपीज। तो नानकशाही रुपीज 75 लाख में ये कश्मीर जो है आपको गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिशर्स से खरीदा था। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, आपको क्या इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि अंग्रेजों से कश्मीर को किसने खरीदा है, महाराजा गुलाब सिंह जी ने खरीदा। ही वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड ही वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। हरि सिंह वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस फर्स्ट एंड लास्ट आपको किसी भी डायनेस्टी का या किसी भी रूल का रेन का पता होना चाहिए, तो महाराजा हरि सिंह जी थे, ये डोगरा डायनेस्टी के डोगरा रूल के सबसे अंतिम वाले महाराजा थे। A Hindu Dogra Rajput Hari Singh was born at the palace of Amar Mahal on 23rd of September 1895। तो गाइस डेट ऑफ बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इनका जन्म अमर महल में हुआ। अमर महल के बारे में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि कौन सी रिवर के बैंक पे है, इसको किसने बनाया, क्या ये फ्रेंच आर्किटेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो गाइस काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर आप हर एक वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप एक अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो इनका जन्म अमर महल में होता है। हरि सिंह सर्व्ड एज अ पेज ऑफ ऑनर टू लॉर्ड कर्जन इन 1903 एट द ग्रैंड दिल्ली दरबार। तो गाइस अलग अलग प्रकार के लगभग 3 दिल्ली दरबार लगते हैं, और उसमें से जो लॉर्ड कर्जन ने लगाया 1903 में, उसमें ये एज अ चीफ गेस्ट गए हुए थे महाराजा हरि सिंह जी। Following the death of his uncle Pratap Singh in 1925, he ascended the throne of the state। तो ये हरि सिंह कब गद्दी पर बैठते हैं? 1925 में, जब इनके अंकल महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु होती है। He made, guys मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। He made primary education compulsory in the state, introduced laws prohibiting child marriage and opened places of worship to the low caste। तो गाइस कास्टिज्म की पूरे इंडिया में ही और पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर में आज तक भी काफी दिक्कत या कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? तो गाइस अगर मैं कहूं कि भारत आज एक डेवलप्ड कंट्री या उनसे भी अच्छा स्टेटस नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसके पीछे ये कास्टिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कास्टिज्म जम्मू और कश्मीर में इस पीरियड में 1925 से लेके 50 के बीच में काफी ज्यादा प्रेविलेंट था। इसको रोकने के लिए यानी जो नीच कास्ट होती थी या आप जिनको नीच जातियां आज भी कहते हैं, वो अलोड नहीं थी कि वो किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर अपने ईष्ट को पूजा अर्चना वगैरह कर सकें। तो इनके लिए अलग अलग प्लेसेस जो थे वर्शिप करने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने बनाए। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया स्टेट में, और जो चाइल्ड मैरिज काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी उसके खिलाफ काफी सारे लॉज भी बनाए। तो गाइस महाराजा हरि सिंह जी का काफी इंपॉर्टेंट रेन या पीरियड रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको आपने अच्छे ढंग से पढ़ के एग्जाम में जाना। तो गाइस इसके बाद देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक और पर्सनालिटी है जिनका नाम है दीन बंधु शर्मा।
He was an Indian writer from the state of Jammu and Kashmir. He is best known for writing the award-winning book मील पत्थर, which is a collection of short stories. तो गाइस मील पत्थर बुक के कारण इनको रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला, तो इसी कारण ये दीनबंधु शर्मा जी जो हैं ये काफी ज्यादा न्यूज में, और ये जम्मू और कश्मीर में से थे। The book also won him the prestigious Sahitya Akademi Award. For many years, he was associated with Jammu and Kashmir radio station for singing shows and plays. Later, he quitted that and started writing short stories in Dogri. तो guys, डोगरी और उर्दू आपको पता है कि मेन प्रोमिनेंट यही दो लैंग्वेजेस हैं, डोगरी हो गया, उर्दू हो गया, या फिर कश्मीरी हो गया। तो इनमें से कोई भी अगर साहित्यकार है, तो कोई राइटर है या पोइट है या कोई लेखक है या कोई प्लेयर है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दीनबंधु शर्मा आपको डोगरी के एक अच्छे राइटर देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जैसे कल्हन हो गए। कल्हन की ये जो बुक है राज तरंगनी, गाइस अगर मैं कहूं कि 100% जो JNK में एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मोर देन 50% में ये राज तरंगनी बुक जो है पूछी जाती है। तो राज तरंगनी बुक को किसने लिखा? कल्हन ने लिखा। ये 12th सेंचुरी के ब्राह्मण थे और ये अच्छी प्रकार के एक ऑथर थे, राइटर्स थे। ही इज रिगार्डेड एज कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको शेर ए कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। तो गाइस मैंने आपको बताया कि 1964-65 तक से पहले जो है प्राइम मिनिस्टर रहते थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर। आपको शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ही एक ऐसे लीडर मिलेंगे जो जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और जब ये प्राइम मिनिस्टर खत्म होते हैं, सदर रियासत खत्म होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आते हैं। तो गाइज उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी बनते हैं। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जो आपके सामने मैंने रखी। आपको वीडियो कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज किसी भी प्रकार की क्वेरी पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज हर एक वीडियो का PDF पाने के लिए आपको क्या करना है कि ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर आपको ऑलमाइटी गाइडेंस लिख कर सर्च करना है और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी रिवीजन में 4 चांद लग जाएंगे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर शेयर किए जाते हैं, काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो PDF फॉर्म में शेयर की हुई हैं और लगातार की भी जाती हैं। गाइस इसके अलावा करंट अफेयर्स की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, जैसे इनसाइट्स की, विजन्स की, वाजीराम की, इस प्रकार की मैगजीन्स भी जहां पर PDF फॉर्म में शेयर की जाती हैं। गाइज अगर आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना है, ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो तुरंत आपके फोन या PC पर एक अलर्ट या मैसेज के रूप में आ जाएगी। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।